अच्छा, पहला सॉन्ग कौन सा था जो वायरल चला गया एकदम? कैसे अब कहीं तेरे आस पास दिन सारा, ना जाना कब मैं दिल हारा। यहाँ पर सुन रहा हूँ, वहाँ अमेरिका में सुन रहा हूँ, यूके में सुन रहा हूँ। आई हैव सीन शाहरुख खान, सलमान खान के, एंड व्हेन सलमान खान के वो पूरे पार्टी का ऑरा चेंज हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ हो जहाँ पे आपने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया था और जब वो रिलीज हुआ तो किसी और की आवाज में आया, ऐसा कोई शॉकर इंसिडेंट हुआ है? तो ऐसे शॉकर्स तो बहुत सारे मिले हैं। एज वी नो कि अकाशा आपकी जो सिस्टर है, आपका फेवरेट कौन था, अकाशा की आशा? जो गाने नहीं आते वो ऐसे काचा बादाम टाइप वाले गाने नहीं होते, ये मेरे को लगता है कि ये सिर्फ पीआर की वजह से वायरल होते हैं। करण औजला या दिलजीत दोसांझ, अरिजीत सिंह या किशोर कुमार? हाय, दिस इज अधिकांश चरोरा एंड यू आर वाचिंग स्केल अप स्टोरी। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और म्यूजिकल होने वाला है। जो सॉन्ग मैं हर रोज रात को 3 बजे सुनता हूँ, यू नो माई 3 AM सॉन्ग, चाहे मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, उदास हूं, आज ऐसा लग रहा है कि वही मेरा पूरा का पूरा स्पॉटिफाई मिक्स ही चल के मेरे सामने आने वाला है। बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा इनके बारे में, बस इतना बता देता हूं दैट ही इज नॉट जस्ट अ सिंगर बट ही बिलोंग्स टू अ फुल म्यूजिकल फैमिली। बहुत ही बड़ी लेगेसी है जो ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड बाकी हम इन्हीं से जानते हैं। सो लेट्स वेलकम आशा सिंह। हाय आशा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम फिट एंड फाइन। आई एम सो हैप्पी, इट्स अ प्लेजर टू बी ओवर हियर विद यू। आई थिंक हमारी आज पहली मुलाकात भी है, राइट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। आई वॉज सो एक्साइटेड यू नो व्हेन यू सेड यस फॉर द पॉडकास्ट। एंड मैं इतना खुश हूं कि जो आवाज मैं सिर्फ अपने ईयरफोन्स पे अब तक सुन रहा था, अब मैं लाइव सुन रहा हूं। Thank you, man. That's all the love and all the blessings that I always take from people, and that you've been very sweet even on the call when we spoke. You've been so sweet and pouring so much of love for my song for me. That's so sweet of you. Thank you. अब जब आ ही गए हो तो जो गाना मैं पूरे रास्ता सुनता हुआ आया हूं उसकी यार 2 लाइंस हो जाए। Hmm. Hmm. मैंने जाना मुझ में तू है, मैंने जाना मुझ में तू है, दिल है नादां कैसे अब कहें तेरे आस पास दिन सारा, ना जाना कब मैं दिल हारा, थोड़ा सा तूने बहकाया, बहलाया दिल को फुसलाया, मैंने जाना मुझ में तू है, दिल है नादां कैसे अब कहें। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू टू सो गुड मच, भाई, थैंक यू टू सो गुड। मच। तो आशा, कहाँ से शुरुआत हुई, यू नो कैसी जर्नी रही है, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आते हो? So I'm आता तो देखो बॉम्बे से ही हूँ मैं. I'm born Okay. and brought up in Bombay, but my like roots are also from Himachal. My dad's from Himachal Pradesh. Oh, My wow. mom's from Bombay, and I'm a Punjabi. तो north के तो roots है ही हैं. बाकी I come from a very musical family. My dad Arvinder Singh ji, he's in this industry since like past 35-40 years. And my mom's also an artist. She's been a classical dancer and an actor in her time. तो वो दोनों के आर्टिस्ट ट्रेड्स हम मुझे और मेरी बहन को आए हैं, आकाशा को, दोनों को आए हैं वो आर्टिस्ट ट्रेड्स। तो दैट्स वेयर माय बैकग्राउंड बिलोंग्स टू वेरी आर्टिस्टिक एंड अ वेरी म्यूजिकल फैमिली। तो बचपन से वही रहा है, एंड वही जर्नी वहीं से शुरू हो गया। आई थिंक द मोमेंट आई वाज बोर्न, वहीं से बहुत ही अर्ली एज से ये म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हो गई थी, कि ये कहीं ना कहीं म्यूजिक में ही जाना है। बचपन में मुझे याद है एक किस्सा है कि जब मेरे डैड रियाज करते थे, आई वाज मे बी 2 or 3 years old, एंड वो ऐसे वीडियो कैमरे पे है, वो रियाज कर रहे हैं, वो अपना सुर लगा रहे, तो मैं सुर मैच भी कर रहा हूँ। वो आ कर रहे, मैं आ सेम सुर मैच भी कर रहा हूँ। तो वहां उनको समझ आ गया कि सुर तो आया दोनों में। तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी म्यूजिकल जर्नी हम लोगों की। तो बचपन से ही पता था कहीं ना कहीं कि सिंगर ही बनना है? बचपन से डेफिनेटली पता था कि म्यूजिक में जाना है, सिंगर बनना है। मतलब जैसे वो, क्योंकि घर का माहौल ही वैसा था, बातें ही सारी म्यूजिक के बारे में होती थी। घर पे सिटिंग्स हो रही हैं, शोज पे जा रहे हैं, रियाज चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। तो बचपन से वो पूरा माहौल ही म्यूजिक का था। एंड करते करते इंटरेस्ट भी बनने लगा, लाइक इस लाइन में। तो आई थिंक एट अ वेरी अर्ली एज आई वाज वेरी श्योर। बीच में ऐसे ये भी था कि नहीं शायद अकेडमिकली कुछ कर लूंगा या ऐसे कुछ कर लूंगा, वो भी आता फिर। बट देन आई वाज ऑलवेज वेरी मच श्योर कि आई नीड टू गो इनटू दिस म्यूजिक इंडस्ट्री। हाउ वर यू इन एकेडमिक्स, ब्राइट थे?
हाँ लाइक इफ यू आस्क माय मॉम तो वो तो बहुत ही प्राउड थी कि मैं स्कूल में बहुत बहुत ही ऐसे होनहार और एकदम ऐसे सिंसियर चाइल्ड नहीं बोलते जिनको, तो काफी मतलब आई यूज्ड टू आई गॉट 90% इन 10th सीबीएसई बोर्ड्स, तो वाओ। शी वाज वेरी हैप्पी इन दैट। तभी उन्होंने बोला था कि तू यू नो यू कैन डू एकेडमिक्स आल्सो साइड बाय साइड, डू म्यूजिक आल्सो, बट पढ़ाई भी कोई ऐसे कोर्स वगैरह कर ले जिससे यू नो एक बैकअप रहे, यू नो हाउ पेरेंट्स आर लाइक Right. व्हेन दे बिकम प्रैक्टिकल, सो दे आर लाइक नहीं एक तो कुछ कोर्स भी कर ले जिसमें यू नो साइड एक बैकअप में कोर्स रहेगा, साथ म्यूजिक भी कर ले साथ साथ में, तो वैसा वैसा रहा है। तो फिर पढ़ाई करने का मन किया उसके बाद कि नहीं म्यूजिक में ही आए सीधा? नहीं आई थिंक जब तक स्कूल में था, जब तक जैसे पेरेंट्स के अंडर था तब तक आई वाज लाइक कि पढ़ लेता हूँ क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी पढ़ना ही पड़ेगा, स्कूल तो खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही स्कूल पास आउट करके कॉलेज में गया, कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ, लाइक आई ओ अ बिग वन टू माय कॉलेज इयर्स, like the person I am today or the personality that I am today has a major, my college years has like major role in that। तो जब मैं कॉलेज में गया तब मुझे वो पढ़ाई से थोड़ा मैं आई वाज लाइक कि नहीं यार अब तो जरूरी नहीं है पढ़ाई, अब तो मुझे डिस्ट्रैक्शन आ चुकी थी लाइफ हाँ, में कि अब मतलब बस हो गया। अब हाँ मतलब अब ये है कि आई थिंक फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में तो यहाँ पर ऐसा रूल था कि 3 एग्जाम मिला के तुम एक राइट, एवरेज करना होता। हाँ। एवरेज निकालना है, उसमें तुम निकल गए तो यूर पास, तो ताकि तुम बाद में कुछ फेल भी हो कुछ भी हो चलता है, लाइक वो एवरेज था। जब मुझे ये बात पता लगी लाइक तो फिर क्यों मैं इतना पढ़ूं, तो पढ़ने में ऐसे मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, स्कूल में क्या पढ़ना पड़ता था तो आई यूज्ड टू स्टडी, तो कॉलेज में आके मुझे समझ में आया कि नहीं यार मेरे को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं, जबकि आई लव मैथ्स एंड साइंस, आई लव दीज सब्जेक्ट्स, मेरे को बहुत मजा आता था मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने या साइंस के फॉर्मूला समझने में, तो आई वाज वेरी दिस थिंग इंटरेस्टेड इन दैट। बट कॉलेज में आके ये हुआ कि यार जरूरी नहीं है, और आई थिंक तब तक मेरा थोड़ा म्यूजिक से चालू भी हो गया था, लाइक आई स्टार्टेड डूइंग शोज विद माय डैड एंड आई स्टार्टेड touring with him and कॉलेज के टाइम से? after school only, like after 10। तो आपने फर्स्ट परफॉर्मेंस कौन सी एज में की थी? फर्स्ट परफॉर्मेंस ऐसे तो देखा जाए तो बहुत पहले भी की थी, आई थिंक मेरा सबसे पहला परफॉर्मेंस ऐसे प्रॉपर गाना जो मैंने गाया था, पूरा गाना स्टेज पे गाया था एंड ऑडियंस पूरी एंजॉय करी थी, वाज अ न्यू ईयर शो, एंड मेरा बर्थडे भी आता है न्यू ईयर को, न्यू ईयर की रात को ही, हाँ लाइक 1 Jan को मेरा बर्थडे आता है, सो माय डैड वाज परफॉर्मिंग, इट वाज अ मिलेनियल शिफ्ट 1999 से 2000 का जो था, हाँ राइट। so it was a big thing, like a big New Year party। तो वहां पर मुझे याद है कि मैंने मेरा सबसे पहला ऐसे मुझे जो परफॉर्मेंस याद है, आई मस्ट बी 6-7 years old तभी। क्या सॉन्ग आया था? तभी ये मूवी आई थी बादशाह, एंड आई वाज वेरी, मेरे को बहुत पसंद आई थी वो मूवी, मेरी बहुत फेवरेट थी, तो उसका जो टाइटल ट्रैक था, आशिक हूँ मैं पागल भी हूँ सबके दिलों में शामिल भी हूँ, और मैंने ना बादशाह का कॉस्ट्यूम भी पहना था, लाइक अच्छा। प्रॉपर वो रेड जैकेट वेलवेट वाला, और वो टी शर्ट जिसमें बादशाह लिखा है, वो मतलब माय वन ऑफ माय मामाज हैड दिस कॉस्ट्यूम फैक्ट्री, वो बनाते थे बॉलीवुड से, यू नो जैसे बॉलीवुड कॉस्ट्यूम्स नहीं बनते बहुत सारे जगहों पे, तो वो तभी वो बनाते थे, तो उन्होंने हम सब बच्चों को गिफ्ट कर दिया था, तो हम सब वो पहन के गए थे वहां पर न्यू ईयर के टाइम पे, लाइक ऑल माय कजिन्स एंड ऑल, एंड मैं वही पहन के स्टेज पे गा रहा हूँ बादशाह ए बादशाह, छोटा सा इतना सा, तो दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस दैट आई रिमेंबर। उसके बाद तो आई थिंक आफ्टर स्कूल देन आई स्टार्टेड डूइंग शोज विद माय डैड, आई लाइक स्टार्टेड ओपनिंग फॉर हिम, उनके जितने भी प्राइवेट शोज या इवन पब्लिक शोज या मेलों में, फेस्टिवल्स में, वेडिंग्स, कॉर्पोरेट, जहां पर भी वो जा रहे थे, आई यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू सिंग, like open for him and then sing with him, so that was also my learning phase, like right after school की stage performance and all कैसे करते हैं। तो कहीं से कभी ये प्रेशर फील हुआ है घर में कि सारे ही सिंगर्स हैं, सब इतना बढ़िया गाते हैं, और मतलब आई थिंक यू आर द यंगेस्ट इन द फैमिली राइट, तो कहीं एक एक्सपेक्टेशंस हो या एक डर हो कि यार मैं इतना बढ़िया ना गा पाऊं तो, या मेरे को लोगों ने इतना पसंद नहीं किया? ये तो बहुत ही ज्यादा था, तो मुझे तो सबसे ही ज्यादा था, क्योंकि मेरा नेचर भी ऐसा है कि आई एम वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी कॉन्शियस अबाउट like minute details, like I need it to be perfect, और then I'll be like कि नहीं अगर ये अच्छे से नहीं होगा, perfectly नहीं होगा, तो I don't think so I should do it। so इस नेचर की वजह से I was always under pressure, मतलब मेरा बचपन में तो ऐसा था कि I had because I was also very introvert kind of a guy, I was very shy kind of a guy, conscious kind of a guy, so I had like huge stage fright also, मतलब मुझे स्टेज से जाने से पहले भी I used to have like
वेरी एंजाइटी एंड वेरी ऐसे यू नो नर्वसनेस एंड ऑल कि नहीं क्या होगा, व्हाट इफ आई फंबल, व्हाट इफ आई फॉरगेट द लिरिक्स, व्हाट इफ आई डोंट सिंग प्रॉपर्ली, व्हाट इफ माय डैड इज सिटिंग इन द ऑडियंस, व्हाट इफ यू नो वो कुछ ऐसे नुक्स निकाल लेंगे, सब लोग सुनेंगे क्या बोलेंगे। ये तो मेरे को तो बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो बड़ी बहन है आकाशा, वो भी ऑलरेडी वो छाई हुई है, मेरे डैड को सब इतने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हर जगह छाए हुए हैं, मेरी मॉम को इतना यू नो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब सबको इतना वो सब मिल रहा है, दे आर गिविंग मी आल्सो, उसकी वजह से और ज्यादा मेरे को सब एक प्रेशर आ जाता है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं अनसेट प्रेशर आ जाता है कि आई हैव टू प्रूव माय यू सेल्फ। हैव टू प्रूव, एग्जैक्टली, वो एक्सपेक्टेशंस पहले ही फॉर्म हो जाती है कि यार ये तो अच्छा ही गाता है, तो ये तो ऑब्वियसली अच्छा ही गाएगा, तो अगर वो अच्छा नहीं गाया तो फिर यू नो वो एक्सपेक्टेशंस एक आ जाती है। तो ये बचपन में तो बहुत था मुझे। नाउ एज वी नो कि आकाशा आपकी जो सिस्टर है, शी इज आल्सो अ सिंगर, यू आर आल्सो अ सिंगर, तो ऐसे कभी साथ में भाई बहन ने बैठ के रियाज किया है कि? हाँ हाँ, ये बचपन में ही बहुत हुआ है, लाइक सो बिकॉज आवर स्कूलिंग वाज फ्रॉम डैड, लाइक द स्टार्टिंग, वो ही इज आवर फर्स्ट गुरु, तो वो बिठाते थे हमें साथ में और दोनों को रियाज कराते थे घर पे बैठ के, तो बचपन में काफी किया है। ऑल्सो एक टीचर भी आती थी, उनके साथ भी हम लोगों ने क्लासिकल सीखा भी है, एग्जाम्स भी दिए हैं, सो वी यूज्ड टू डू रियाज टुगेदर बचपन में पहले पहले। तो डैड का फेवरेट कौन था, आकाशा कि आशा? ऐसा तो नहीं है उनका। किसने ज्यादा डांट खाई है, किसको ज्यादा पड़ रही है कि सुर गलत जा रहे हैं, ताल गलत जा रहे हैं तुम्हारे? डांट खाने में तो उसे को, जैसे मैंने बोला, आई वाज अ वेरी सिंसियर चाइल्ड, ओबीडिएंट चाइल्ड, मतलब मैं जो उन्होंने बोला तो मैं करूंगा, तो उस मामले में आकाशा वाज लाइक अ रिबेल कि अरे नहीं मेरे को अभी नहीं करना, या मैं अपने सब, तो उस डांट वो खाती थी, मैं चुपचाप अपना सब यू नो आई यूज्ड टू बी लाइक आई एम डन विद माय वर्क, मैंने तो आपका जो आपने बोला मैंने कर लिया, तो उस हिसाब से डांट वो खाती थी। बट आई थिंक ऐसा कुछ वो नहीं था, लाइक वो दोनों को हम लोग को बहुत मतलब एकदम ऐसे इक्वली सपोर्ट भी किया उन्होंने, क्योंकि हम दोनों का स्टाइल बहुत अलग था बचपन से सिंगिंग का, सो दे उन्होंने उस बचपन से देख के उसी तरीके से सपोर्ट भी किया है। कमिंग टू योर लुक्स, इतने क्रेजी लुक्स रखे हुए हैं, सो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत लड़कियां मरती होंगी कॉलेज में अगर ऐसे लुक के साथ। 6 फुट जवान पंजाबी मुंडा, बाल इतने बढ़िया कर्ली से बाल है, तो क्या स्टोरी रही है? कोई गर्लफ्रेंड्स रही है कॉलेज में, या अभी किसी को डेट कर रहे हो? ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले तो कोई भी नहीं था मेरी लाइफ में, जो मैंने आई हैव हैड अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो। स्कूल में आई वाज वेरी डिफरेंट, लाइक आई सेड कॉलेज को आई ओ अ बिग टाइम फॉर माय व्हाटएवर आई एम टुडे टाइम्स। तो कॉलेज में मेरा आई थिंक माय फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में आई गॉट अ मेकओवर, लाइक अ प्रॉपर, आई यूज्ड टू टाई टर्बन इसके पहले, तो आई गॉट अ मेकओवर। मेरे डैड ही मतलब उन्होंने ही मुझे दिया था लाइक अलाउंस कि ठीक है यू कैन हैव अ मेकओवर। आफ्टर दैट वो होने के बाद देन मेरे ना ये दिमाग में पहले ही आ गया था कि जैसे ही मेरा स्कूल खत्म होएगा, जैसे ही कॉलेज खत्म होगा, कॉलेज स्टार्ट हो रहा होगा, आई एम गोना वर्क ऑन माय बॉडी, आई एम गोना यू नो आई एम गोना स्टार्ट जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग एंड ऑल दैट, क्योंकि मुझे था शुरू से कि आई नीड टू हैव अ वेरी फिट बॉडी एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ, जिमिंग हो गया या यू नो स्पोर्ट्स हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, तो आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड इतना ऐसे कुछ इतना ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि बहुत लोग तो पहचान भी नहीं पाए थे मुझे कॉलेज में, काफी लोग, एंड वहां से भी मुझे क्या बोलते हैं, ये भी चेंज, लोगों का पर्सपेक्टिव भी चेंज होने लगा, लेकिन उनका अटेंशन देने का तरीका चेंज हुआ, उनका बात करने का तरीका चेंज हुआ, सो ऐसे बहुत उसके बाद तो काफी अटेंशन बहुत मिला, मिलनी शुरू हो गई काफी उसके बाद। अटेंशन मिला, क्योंकि गाना भी गाता था मैं, गिटार लेके गाता था, या गिटार वाले लड़के वो जो प्रॉपर वाले नहीं होते, गिटार लेके बैठे हुए हैं, स्ट्रमिंग कर रहे हैं, सारी लड़कियां फैन हुई पड़ी हैं, बाकी लड़के जल रहे हैं कि क्या कर रहा है। शुरू में जैसे मतलब वही कॉलेज में ना वो क्रेज एक होता है, थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगता है, टेंशन मिल रहा है, थोड़ा लगता है कि ऐसे भी आप मीठे भाई में था मैं, तो वहां पर क्या कैंटीन इज अ वेरी हैपनिंग प्लेस मीठे भाई की, एवरीवन नोज मीठे भाई कैंटीन इज लाइक अ वेरी हैपनिंग प्लेस, तो वहां पे बैठ के अगर हम लोग सब फ्रेंड्स वगैरह थोड़े म्यूजिक वाले फ्रेंड्स हैं, हम लोग बैठे हैं, वी ऑल सिंगिंग और जैमिंग या गिटार बजाते, तो भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, सो वो अटेंशन, वो भी बड़ा मजा आता था, तो थोड़ा और करने का मन करता था यू नो। और बचपन में कॉलेज में यू आर लाइक वो टीनेज, जब वो 17-16 साल के जब आप होते हो, तब आपको ये सब चीजें बहुत ऐसे वो करती है, करती है, अरे यार ओ मेरे को इतना अटेंशन मिल रहा है, लोग आके बात कर रहे हैं यार, इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो और करूंगा मैं, और करूंगा, तो ये मेरा बहुत चेंज हुआ तभी, एंड अटेंशन मिलता रहा ऑब्वियसली, बट हाँ नया नया था तो ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लगा, बाद में मैच्योर हो गया, बाद में यूज्ड टू हो गया ना, बाद में मैच्योर हो गया कि अभी तो हाँ अभी तो ठीक है, अभी मिलता रहेगा वो ठीक है, बट कभी दिल टूटा है कॉलेज में, किसी को डेट कर रहे हो एंड यू नो इट वाज अ हार्ट ब्रेक दैट यू वांट टू शेयर? हार्ट ब्रेक वगैरह तो हाँ मतलब ऐसे तो मेरे लाइक आई सेड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन
before my whole makeover and transformation, I had gotten rejected, I think 7-8 times. Oh. But during school and early college, 7-8 times I got rejected. मेरा ऐसा था कि if मेरे को अगर किसी ऐसे कुछ ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं किसी के साथ, किसी के लिए सॉफ्ट करना आ रहा, तो मैं बता देता था, मैं अंदर नहीं रखता था. आई यूज्ड टू जस्ट से, ये भी नहीं सोचता था कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं. तो ऐसे मुझे 7 रिजेक्शन मिले. ओ आई जस्ट सी यू एज अ फ्रेंड, आई नेवर थॉट अबाउट यू लाइक दैट, ये वो करके. बाद में जब थोड़ा और मैं बड़ा हुआ, थोड़ा और मेरा ग्रूमिंग हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद अब कोई दोस्त नहीं बनाना चाहता. उसके बाद मैंने वो एफर्ट्स डालने बंद कर दिए. अब मैं नहीं, अब कोई आएगा तो अगर उसको सामने से लग रहा है ये वो, देन आई विल स्टार्ट डूइंग दैट, अदरवाइज नो. तो पहले मेरे को ये वाले हार्ट ब्रेक भी मिले थे जब मेरे को रिजेक्शन मिला था ना, उसकी वजह से आई वाज लाइक नहीं, आई नीड टू वर्क ऑन माय सेल्फ, अभी आई नीड टू कम बैक, ऐसे कुछ करके. रिजेक्शन चीज भी ऐसी है ना कि कहीं छुप जाती है कि मैं क्यों रिजेक्ट हो रहा हूँ यार, मतलब ऐसा क्या है. और स्पेशली पर्सन लाइक मी, जैसे मैंने बोला कि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, लाइक आई नीडेड टू बी परफेक्ट. तो लाइक यार ऐसे क्यों रिजेक्ट कर दिया, बातें तो अच्छी कर रही है, इतनी बातें हो रही है, इतने अच्छे दोस्त हैं हम लोग, ट्यूशन में भी साथ में है, बिल्डिंग में भी हम लोग हैं, मतलब अलग अलग जगह से मुझे रिजेक्शन मिली हुई थी. भाई अकॉर्डिंग टू यू एक आर्टिस्ट के लिए हार्ट ब्रेक कितना इंपॉर्टेंट है, इमोशंस को के उसके की निकल के बाहर आए? आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट. आई थिंक किसी भी इंसान के लिए लाइफ में कुछ भी एक ग्रो करने के लिए, कुछ एक नेक्स्ट लेवल जाने के लिए कोई ऐसी चीज आएगी लाइफ में, तो थोड़ा आई थिंक इट बिकम्स लाइक अ लेसन ऑल्सो. एंड हार्ट ब्रेक्स मेक यू वेरी मेच्योर ऑल्सो. इट मेक्स यू लर्न हाउ टू हैंडल सम, कैसे बोलूं मैं, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस इन लाइफ. तो फॉर एन आर्टिस्ट स्पेशली, ऑब्वियसली यार वो इमोशंस निकल के जो बाहर आते हैं, आपका जब दिल भर जाता है, या आपका दिल जब खाली हो जाता है या ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो सब इमोशंस समझ आते हैं, बट उसको निकालना वो अलग एक टास्क है. एक तो होता है कि आपको समझ आ रहा है, यू कैन फील दैट यू आर सैड, और यू नो दैट दिस सॉन्ग इज सैड. एज एन आर्टिस्ट आई एम सेइंग, आपको पता है गाना सैड है, हार्ट ब्रेक है, या गाना हैप्पी है, यू नो इट, यू फील इट इनसाइड, पर उसको बाहर निकालना वो अलग टास्क है. वो उसके लिए अलग एक्सपीरियंस चाहिए. तुम्हें वर्ड्स चाहिए, उस टाइम वो एक्सप्रेशन आना चाहिए कि लिख पाओ जो फील कर रहे हो, मेरे को लग रहा है. हाँ, वो भी है, लिख पाओ. लाइक अगर एक सिंगर सॉन्ग राइटर के जैसे के तौर पे बात करें, तो ऑब्वियसली यस, आप वो लिख पाओ उस थॉट को, उस गायकी के अंदाज में लिख पाओ. लाइक थॉट्स हमारे बहुत आते हैं, आपको भी ऐसे काफी थॉट्स आएंगे जो बहुत ऐसे अच्छे, और कोई अच्छा थॉट आया होगा, कोई अच्छी बात आई होगी, ऐसे माइंड में आया होगा, लेकिन उसको भी लिखना एज अ सॉन्ग, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस. मुझे यार पता है एक और चीज लगती है ऐसा कि होता कैसा है, जैसे हम आई हैव आल्सो हैड माय हार्ट ब्रेक्स, आपके भी हुए, ऐसे हमारी जैसे ऑडियंस के भी हार्ट ब्रेक होते हैं, तो हमारे लिए मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत इजी है, ठीक है, कि 2-4 सॉन्ग पता है, अरिजीत के सुन लिए, इसके सुन लिए, उसके सुन लिए, एंड गए, एंड यू स्टार्ट, या तो तुम रोने लग जाओगे, नहीं तो यू गेट इनटू अ बेटर स्पेस. एज अ सिंगर किसके सॉन्ग सुन रहे हो, खुद के ही सुन रहे हो हार्ट ब्रेक के टाइम में, कि गा रहे हो, लिख रहे हो, या क्या कर रहे हो? ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा. पता है, मैं जब से ओरिजिनल्स बनाने लगा ना, तब से मैं वैसे गाने बहुत कम सुनने लगा हूँ. पहले बहुत सुनता था मैं. पहले मैं वही अरिजीत सिंह के गाने हो गए, या अपने कोई भी इंग्लिश गाने मुझे जो पसंद है वो सब सुनने लग गया था. अभी ऐसा हो गया सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक I'm so much into like my own music and all of that stuff, कि मुझे अभी, मैं ऐसे कोई नया गाना भी आता ना, तो मुझे नहीं आता अंदर से कि मैं इसको सुनूं, until unless ये बहुत ही बड़े आर्टिस्ट का, जैसे अरिजीत सिंह का गाना आएगा, तो I'll make sure that I'll listen to it once at least to know what he's done and or what that song is about. But बहुत मुश्किल है मुझे अभी कोई गाना ऐसे लगना कि यार मैं ये गाना सुनता हूँ, या मैं ऐसे अब मेरे को ऐसे फील हो रहा है तो मैं वैसे गाना सुनता हूँ या ये करता हूँ. वो बड़ा मुश्किल हो गया, पता नहीं क्यों. मैं खुद बहुत हैरान होता हूँ कि मुझे गाने सुनने के लिए समझ ही नहीं आता मैं सुनूं क्या. इतने, क्योंकि बना रहे हो आप दिन भर, नया नया कुछ गाना बना रहे हो या किसी के लिए गा रहे हो, इतना म्यूजिक पूरा दिन कर रहे हो कि एक टाइम के बाद आके आपको खुद ही सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि मैं सुनूं क्या इसके बाद. और तो बहुत रेयर पॉइंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली, बट कभी कोई बहुत ही ऐसे खतरनाक गाना आ जाता है मार्केट में, फिर वो पूरा मैं सुनता हूँ, वो ही सुनता रहूंगा मैं. मेरा ऐसा है, लाइक आई विल स्टिक टू वन सॉन्ग, चाहे मैं हैप्पी हूँ, सैड हूँ, गुस्से में हूँ, हार्ट ब्रेक है, जो भी है. अगर एक कोई ऐसे बहुत खतरनाक कोई गाना आ गया तो उसी को सुनता रहूंगा मैं. ऐसा कोई गाना जो कभी बहुत लो फील कर रहे थे और लिखा हो खुद से या गाया हो, some composition of yours? लो फील में मैंने कभी गाना नहीं लिखा. अच्छा.
बहुत रेयरली लिखा है मैंने, बट वैसे आई थिंक लो फील नहीं, ऐसे थोड़ा एम्प्टी टाइप फील हो रहा था, या एक ब्लैंक फीलिंग चल रही थी, लाइक एक ऐसा ऐसा पॉइंट था लाइफ में जब ये नहीं पता था कि इसके आगे भी क्या होगा, बाद में क्या होगा, तब मैंने एक गाना लिखा था। दैट वाज बैक इन 2019 18 18 में लिखा था मैंने, 18 के शुरुआत में। द सॉन्ग इज कॉल्ड तू मेरे सामने। सो आई रेयरली राइट, आई डोंट राइट सॉन्ग्स एज मच, मैं बहुत बहुत कम लिखता हूँ, मैंने हार्डली लिखे हुए गाने मेरे कुछ ऐसे 3-4 होंगे। आई कंपोज एंड आई सिंग मोर, बट ये वाला गाना मैंने एक पॉइंट पे तभी लिखा था, तू मेरे सामने, बहुत ही ऐसे ब्लैंक फीलिंग है मेरे को याद है, मैं वाज जस्ट सिटिंग ऑन माय पियानो एंड कि यू नो कि when you don't know what exactly you want or what you're feeling, कुछ कुछ चीजें आपको ऐसे ही चाहिए बस, you don't exactly know why you want that, you just know that you want that, it's वो बस होनी चाहिए। तो गाने का ऐसे लिरिक्स भी ऐसे जाते हैं कि तू मेरे सामने यूं ही बैठी रहे, मैं उस पल तुझे यूं ही देखा करूं, मतलब यूं ही जो भी करना है यूं ही करना है, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई इसका रीजन नहीं है, कोई इसका वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, बस जो भी है यूं ही है, बस अच्छा लग रहा है, मेरे को पता है कि ये यूं ही जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसे ही करना है। सो ये एक मैंने एक बट टाइम कितनी पे लिखा था। पीसफुल लाइंस है जो दो अभी आपने गाई, हाँ और बड़ा ही अच्छा से शांति में बैठ के मतलब अंदाज यस, सुने वही, मतलब। और उसी माहौल में लिखा था, बहुत ही घर पे भी शांति थी, और आई हैव एन अपराइट पियानो एट होम, लाइक अ प्रॉपर जो पियानो नहीं होते जैसे बड़े वाले थोड़े, तो एकदम से घर में शांति थी, बड़ा ही, इट वाज एन आफ्टरनून, अर्ली आफ्टरनून, सब बहुत शांति शांति थी, हर जगह बहुत शांति थी, एंड दैट ये नेचुरली बहुत ऐसे निकला कॉम्पोजिशन एंड लिरिक्स का। सो आई थिंक आर्टिस्ट का यही होता है कि जिस माहौल में वो होते हैं, उस माहौल से कभी कभी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है, आपको ना सोचनी पड़ती है ना, अभी 5 मिनट में भी लिख दिया था मैंने, पूरा गाना भी बन गया था, कॉम्पोजिशन भी बन गई थी विद इन 5 मिनट्स इन अ फ्लो। ऐसा भी वाओ। नहीं था कि कुछ सोचना पड़ा, रीथिंक करना पड़ा, कुछ बैक एंड फोर्थ जाना पड़ा, एडिट, कुछ भी नहीं। सॉन्ग्स कम टू एन आर्टिस्ट, जब आने होते हैं ना गाने तो तब ऐसे आ आ जाते जाते हैं, हैं। ऐसे ही आ जाता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। अच्छा, पहला सॉन्ग कौन सा था जो वायरल चला गया, एकदम क्रेजी हो गया कि स्पॉटिफाई पे भी फट रहा है, यूट्यूब पे भी फट रहा है, यू नो यू गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज और टैग्स और रील्स, ऐसा कौन सा था व्हेन यू हैड दैट मोमेंट कि अरे भाई कहीं तो पहुंच गए, कुछ तो कर लिया? वैसा गाना अगर एकदम स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूंगा तो व्हेन आई स्टार्टेड द माय ओन पर्सनल जर्नी, आई स्टार्टेड विद कवर सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब। तब कवर्स का बहुत क्रेज था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17 वाला फेज। तो तब मैंने जब स्टार्ट ही किया था, तो वो पहले ही कवर से पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कवर्स बहुत वायरल गए थे। वन वाज सॉरी अगर तुम साथ हो का मैशअप था, देन वन वाज चन्ना मेरियन फिर ले दिल का मैशअप, एंड उसके बाद रहमान मेडली। ये चन्ना मेरियन रहमान मेडली तो इतना वायरल हुआ था उस टाइम पे, दैट वाज फर्स्ट टाइम आई वाज गेटिंग ऑनलाइन अटेंशन। ऑनलाइन मतलब मेरे को कहाँ कहाँ से डीएम्स आ रहे हैं कि मैं आपका गाना यहाँ पर सुन रहा हूँ, वहाँ अमेरिका में सुन रहा हूँ, इधर यूके में सुन रहा हूँ, और ये टाइम पे सुन रहा हूँ मैं, मैं शादी पे गया था, वहां पर आपका गाना बज रहा था, अच्छा। मैं मेले में जा रहा था साउथ में, कोई मेले में आपका रहमान मेडली बजा, मेरे को वीडियोस भेज रहे, मतलब वो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। दैट वाज माय फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई फेल्ट दिस थिंग, यार आपने कुछ बनाया है, कोई चीज भले ही कवर है, बट वो आपने कुछ अपने तरीके से बनाई है, अपना उससे सोल डाल के बनाई है, एंड दैट हैज लाइक ट्रैवल्ड all across the place, and it has reached those people's heart. That was first with the covers. Then with the original one, I think then obviously Kaise Ab Kahe, when it came, that was my first original song that got massive viral and got so much appreciation and love, and that was वो तो एक अलग ही फीलिंग थी, मतलब वो ऐसा हुआ कि गाना भी जब मैंने गाया, I remember the recording session, मुझे गौरव चैटर्जी, the composer of the song, he just sent me, he called me, he's like मैं देखो एक गाना भेज रहा हूँ, he didn't tell me किसका है क्या नहीं है, but he's been such a, मतलब मैं उनके साथ बहुत टाइम से जुड़ा हूँ, तो मैं ऐसे उनको कभी कुछ पूछता भी नहीं, मुझे बोलता है कि गाना भेज रहा हूँ, मेरे को गा के भेज दे, ऐसे करना है, तो उन्होंने मुझे ये गाना भेजा, उन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया,
कि ऐसे ऐसे बस बस उन्होंने बोला कि मेक इट वेरी प्लेबैकी, डोंट मेक इट इंडी, डोंट डोंट सिंग लाइक एन इंडी साउंड, मेक इट वेरी प्लेबैकी। एंड इतना उन्होंने ब्रीफ दिया, तो मैंने उनको गा के भेजा। आई रिमेम्बर जब ऐसे 2-3 बार मैंने गा के भेजा पहले, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं इसको ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, थोड़ा उन्होंने गाइड किया। तीसरी बार जब मैंने गाया इसको, वो वन टेक जो मैंने गाया वो वैसा, मेरे को एक इंट्यूशन है कि यार ये कुछ तो तगड़ी चीज हुई है, ऐसे एक इंट्यूशन आ गई मेरे को कि बहुत ही पॉजिटिव इंट्यूशन किया, ये कुछ तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने इनको भेजा, मैंने उनको भी बोला कि गौरव भाई मुझे ना एक इंट्यूशन आई है, ये बहुत अच्छा टेक आया है, आप भी सुन लो एक बार। बोलते परफेक्ट है, भेज दे मेरे को। बस वो जो मैंने वो भेज दिया उनको, वो ही आगे मेरे को कुछ 10-15 दिन बाद उनका आया कि इसकी स्क्रीनिंग हो रही है सीरीज की जिसमें तूने गाना गाया। तब मुझे पता लगा कि ये सीरीज के लिए गाना है, गुटरगू सिक्ख्या प्रोडक्शन का है, गुनीत मोंगा का जो प्रोडक्शन हाउस है उनके उसके लिए जा रहा है। फिर मैं वहां स्क्रीनिंग में गया, फिर मैं मिला सबसे कि अच्छा ये कोई आइडिया नहीं था उसके पहले कि गाना किसके लिए है, क्या है, कैसे आने वाला है, कुछ नहीं पता था। इवन इनको भी नहीं पता होगा, प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर इवन गौरव भाई, किसी को ये आइडिया ही नहीं था कि गाने का क्या होने वाला है। they were just going to use this song in the series, they were not going to release this अलग से as a song। तो जब उन्होंने YouTube पे डाला, प्रोमो डाला सीरीज का, तो उन्होंने प्रोमो में ही गाना डाला कट करके, तो वहां पर कमेंट्स आने लगे कि द सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल, प्लीज इसको रिलीज इट अलग से, ऑल्सो प्लीज कैन वी हैव इट ऑन स्पॉटिफाई। बहुत कमेंट्स आए उस पे, वीडियो पे भी कुछ लाखों लाखों व्यूज आ गए, बहुत सारे हजारों कमेंट्स आए कि ये अलग से डालो अलग से डालो, तब जाके डाला ये गाना अलग से। बहुत सारे लोगों का तो आर सॉन्ग बन गया है यार ये उस टाइम में। लाइक आई एम स्टिल वेरी like overwhelmed and say startled to even understand that whole feeling कि जब वो गाना आया वो इतना ही वायरल हुआ, विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी कोई ए लिस्टर एक्टर भी उसमें से कोई बहुत बड़ा एक्टर या स्टार भी नहीं था, वेरी एवरीवन वाज लाइक अपने अपने उसमें सब बढ़िया थे, बट ऐसा कोई ए लिस्टर नहीं था, बॉलीवुड का प्रोजेक्ट भी नहीं था। इट वाज एन Amazon प्राइम की सीरीज थी, सिक्ख्या वालों की भी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सीरीज ही थी। एंड अपने आप ही गाना वैसा ट्रैवल किया है 1 महीने में। आई थिंक जब हमने उसको डाला तब कुछ 1 मिलियन स्ट्रीम्स हुए थे, तो हम लोगों ने एक वीडियो नहीं, हम लोगों ने ऐसे ही पोस्ट वाला कि अरे अपना पहला गाना 1 मिलियन स्ट्रीम्स हो गया। उसके 1 महीने बाद 10 मिलियन हो गया। फिर हम 1 महीने बाद ही फिर हमने वापस एक वीडियो बनाया प्रॉपर, लाइक उन्होंने बोला भी, प्रोडक्शन हाउस ने बोला कि यार अब इसका एक वीडियो बना के लेट्स पुट इट आउट एज कि 10 मिलियन स्ट्रीम्स। उसके आई थिंक 4 महीने बाद 50 मिलियन हो गया, और उसके 1 महीने बाद 100 मिलियन हो गया। तो आज कितने व्यूज है उस सॉन्ग? अभी तो 121 मिलियन चल रहा है वो, मतलब 121 प्लस मिलियन स्ट्रीम चल रहा है रोज के। उसके मेरे को उसमें स्टैट्स पे दिखाता है कुछ 80-90,000 स्ट्रीम्स रोज के हैं। लाइक वो अभी भी लोग उसको सुन रहे हैं रेगुलरली, डेली। मेरे को लगता है सुनते ही रहेंगे। दिस सॉन्ग काइंड ऑफ ग्रोज ऑन यू, वो इतना बढ़िया है, तुम 2-4 बार उस सॉन्ग को सुन लो एंड फिर लगता है यही सुनते रहो। I'm so glad I've been a part of that song and 100%। I think it is a lovely song, lovely creation। thank you। आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम किस हद तक का रोल प्ले करता है एक सॉन्ग को वायरल करने में या लोगों तक पहुंचाने में? अगर इंस्टाग्राम कहीं ना होता तो आपको लगता है ये सॉन्ग इतना वायरल हो पाता, या जहां ये है शायद उतनी रिकॉग्निशन मिल पाती? वक्त की बात है। जैसे आपने अभी बोला इंस्टाग्राम आज के जमाने में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके पहले भी गाने वायरल होते थे, इंस्टाग्राम के पहले भी होते थे। आई थिंक जिस गाने को होना होता है वो अपना रास्ता बना ही लेता है, बट आज के जमाने में इंस्टाग्राम हैज बिकम दैट मीडियम, दैट एक्सेस टू एवरीवन फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। पहले इंस्टाग्राम क्या था, सिर्फ फोटोज, अपने वीडियोज डाले, अपने फिल्टर से एडिट किया, पहले इंस्टाग्राम वही था। आज इंस्टाग्राम बन गया इट्स अ मीडियम फॉर एवरीथिंग, मतलब म्यूजिक, आर्ट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज, पॉलिटिकल, ये वो, it's become everything। So I think in today's time Instagram is very very important। it plays a huge role in your song or in your product getting recognized and viral and all। but I think वही वक्त की बात है, आज Instagram है, कल कुछ और आ जाएगा। पहले हमारे उसके पहले YouTube था, उसके पहले सीरीज थे, मूवीज थे, फिल्म थी, एड्स, टीवी पे जो अपने जितने भी म्यूजिक चैनल थे वहां पर गाना बजता था, वहां लोग सुनते थे, रेडियो पे बजता था, वहां सुनते थे। तो आई थिंक वक्त की बात है, अपने टाइम पे कोई चीज ऐसी आती है जिसकी वजह से लोग सुनते हैं। क्वालिटी कंटेंट बनाते रहो, उसको अपनी पहचान और जगह मिल ही जाएगी, उसको मिल ही जाती है। या अपनी को अच्छी चीज बनाई है, उसको कहीं ना कहीं अपना वो खुद ही रास्ता बना ही लेता है, वो पहुंच जाता है। तो भाई अब एक बात बताओ, म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, आते भी ऐसी ही फैमिली से हो जो ऑलरेडी म्यूजिशियंस की है, तो ऑब्वियसली बात है कि
काफी जान पहचान होगी, एक बहुत ग्लैमरस साइड भी होगी इस इंडस्ट्री की. सो हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्लैमरस लाइफ? थोड़ा सा एक स्नीक पीक दिखाओ कि अंदर क्या है, कैसा होता है, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ कनेक्शंस वर्क. आज की डेट में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो क्या टैलेंट इनफ है कि कनेक्शंस होने जरूरी हैं? आज की डेट में अगर आप बोल रहे हो कोई स्टार्ट कर रहा है, अगेन कमिंग बैक टू दिस सोशल मीडिया थिंग, इंस्टाग्राम थिंग, तो अभी तो इतना इजी हो गया, लोगों के पास इतना अपना खुद का ही प्लेटफॉर्म हो गया है टू शोकेस देयर टैलेंट. सो आई स्टिल बिलीव दिस, मैं पहले भी यही बिलीव करता था कि टैलेंट विल टेक यू इन द लॉन्ग रन. अगर आपके पास कनेक्शंस है, it'll take you to a specific point in your life, to a specific platform in your life, to some specific people in your life. बट उसके बाद आपका खुद का टैलेंट है, आपका खुद का कैलिबर है, आपकी खुद की पर्सनालिटी है जो आपको आगे लेके जाएगी. अच्छा, सिर्फ टैलेंट भी काम नहीं आता, टैलेंट के साथ पर्सनालिटी, नेचर, आपका, आप कैसे हैंडल करते हो, आप कैसे लोगों से बात करते हो, आप कैसे प्रोफेशनली कैसे बिहेव करते हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती है. टैलेंट एक्चुअली मतलब टैलेंट आपको सस्टेन करेगा, ये सारी चीजें आपको ग्रो करेगी. लाइक अगर आप, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, टैलेंट अगर आपके पास नहीं है तो ये लोग कोई पूछेगा ही नहीं. तो सबसे पहले टैलेंट बहुत जरूरी है. अगर आपके पास है ही नहीं टैलेंट, आपको कोई कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं बोलेगा आके गाओ. लेकिन जब आपको एक बार बोल दिया आके गाओ मेरे लिए, या ये गाना करते हैं साथ में, उसके बाद आपका प्रोफेशनल बिहेवियर और आपका पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड, ये भी मायने रखता है. अगर सामने वाले को आपका एटीट्यूड नहीं अच्छा लगा, उसको आपकी वाइब नहीं अच्छी लगी, आप बहुत ही अच्छा गाते हो, नहीं बुलाएगा वापस, नहीं करेगा आपके साथ काम, मजा ही नहीं आया, कनेक्शन ही नहीं बैठा. ये भी बहुत मैटर करता है इस इंडस्ट्री में. फिर कनेक्शंस से आप उस बंदे तक मिल लोगे, आप किसी स्पेसिफिक बंदे को मिलना चाहते हो, आप नेटवर्क के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू मिल लोगे. लेकिन जब उस सामने वाले बंदे को ना आप में टैलेंट दिख रहा है, ना उसके साथ आपका कुछ वो ट्यूनिंग बैठ रही है, तो वो भी नहीं बुलाएगा. वो एक बार आपको बुलाएगा, कुछ ऐसे कोशिश करेगा, बाद में नहीं बुलाएगा. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर, बट टैलेंट नीड्स टू बी देयर 100%. मतलब टैलेंट अगर नहीं है, टैलेंट के बाद बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर टैलेंट ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी मैटर नहीं करता. दिस इज व्हाट आई फील. टैलेंट विल सस्टेन यू इन द लॉन्ग रन. बट क्या आपको लगता है, अब जैसे ऑटो ट्यून इतना वायरल हो चुका है आजकल, एंड एवरीवन, आई थिंक इज एवरी आर्टिस्ट इज यूजिंग ऑटो ट्यून, या कुछ ना कुछ तो जरूर कर ही रहे हैं, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि उतना टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं रहा, एंड स्ट्रेटजी इज मोर इंपॉर्टेंट, और प्रॉब्ली बीइंग विद अ बेटर टेक टीम इज मोर इंपॉर्टेंट, आपके इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अब रोल प्ले करते हैं इन चीजों में? इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. मतलब ये ऐसा है कि टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली अगेन वक्त की बात है, अभी आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि बहुत सारे लोग हैं जो मीडियोकर भी गा रहे हैं, अगर, या मीडियोकर टैलेंट भी है, दे कैन ग्लोरीफाई देयर टैलेंट थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, एआई वगैरह भी आ गया है, अब तो बहुत ही एडवांस हो गई है. तो दे कैन ग्लोरीफाई देयर टैलेंट, दे कैन मेक इट लाइक साउंड much better than what it actually is raw form में. But इसके साथ, so I think, हाँ, तो अब coming back to your question, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा I think important टैलेंट के बाद is consistency. If you're consistent towards one thing, कि आपको पता है कि मुझे यही करना है, आपका गोल है, you know that, जैसे अगर मैं सिंगर हूँ, मुझे पता है कि मुझे गाने निकालने हैं, and I need to be consistent with it. Consistency comes in quality also and in quantity also. कि you're consistent with your work. ऐसा नहीं कि आपने एक गाना बहुत अच्छा बनाया, उसके बाद बहुत ही कुछ भी बना रहे हो, वैसा कंसिस्टेंसी नहीं. कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस, क्वालिटी, बट कंसिस्टेंटली, लाइक you know that this is your thing, you need to you have to do this is your goal, so you're consistent with it. उसके बाद वो आपके रिसोर्सेज है कि आप कितनी अच्छी टेक टीम यूज करते हो, या कितना अच्छा कितना टेक्नोलॉजी यूज करते हो, या कितना ऑर्गेनिकली करते हो, कितना पेड करते हो, कितना पीआर करते हो, वो सब बाद में आता है. बट सबके लिए यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर टैलेंट. एक कोई सॉन्ग जो आपको लगता है कि शायद पीआर की वजह से बहुत वायरल हो गया, जो आपको लगता है शायद वरना इतना वायरल ना हुआ होता? ये तो ऐसे जो गाने नहीं आते, वो मैं कैसे बोलूं अभी, मतलब ऐसे काचा बादाम टाइप वाले गाने नहीं होते. ये मेरे को लगता है कि ये सिर्फ पीआर की वजह से वायरल होता है, क्योंकि इसके गानों के रीमिक्स बन गए, इस गाने का म्यूजिक वीडियो बन गया, इसको अलग से एज एन ऑडियो स्पॉटिफाई पे रिलीज किया. ऐसे गाने मुझे लगता है वो ये स्पॉटिफाई पे, हाँ, पूरा टी सीरीज ने उसका, वो लेबल ने पूरा बनाया है. ऐसे बहुत गाने हैं
जो ऐसे कुछ भी पीआर वीआर किया उसका, डालते गए और वो हिट हो गया, इन्फ्लुएंसर्स को बोल दिया इस पे डांस कर लो तो वो हिट हो गया। ऐसे गाने मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली पीआर से चलता है, बाद में लोग पूछते भी नहीं है गानों का। बाकी गाने मुझे लगता है, तो ऐसे कभी कभी हमको शुरू शुरू में सुन के लगता है कि नहीं यार ये तो ऐसे ही गाने में कुछ है नहीं, ये तो ऐसे ही बार बार फोर्स फीड कर रहे हैं तो गाना चल रहा है। बट देन लेटर ऑन सुनते सुनते आपको समझ आ जाता है कि अच्छा नहीं कुछ तो बात है गाने में। मैं वही बोला ना, गाना जो अच्छा था वही अपनी जगह ले लेता है। पीआर तो बहुत जरूरी है ऑब्वियसली, बट कुछ तो बात होती है गानों में, कुछ तो एक चीज होता है उस गाने में, कोई फैक्टर होता है, लिरिक्स अच्छे होते हैं, कॉम्पोजिशन अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। देयर इज वन थिंग दैट इज कनेक्टिंग द ऑडियंस, मे बी इट डजंट कनेक्ट यू द फर्स्ट टाइम, मे बी इट कनेक्ट्स यू लेटर, बट देयर इज समथिंग दैट सॉन्ग हैज कि वो चल रहा है, तो पीआर तो जरूरी है। कुछ कुछ गानों को बहुत ज्यादा पीआर मिल जाता है, वो मतलब एवरेज सॉन्ग होता है उसको पीआर बहुत मिल जाता है, लेकिन गाना अच्छा होता है और आपको बाद में रियलाइज हो जाता है कि अच्छा नहीं ठीक है। मेरे को वही लगता है 3-4 बार तुम सुन रहे हो, तुम्हारे दोस्त सुना रहे हैं, किसी क्लब में सुन रहे हो, एंड देन फिर मुंह पे चढ़ना शुरू हो जाता है गाना, एंड आई थिंक प्रोबब्ली देन यू स्टार्ट लिसनिंग टू दैट सॉन्ग। यस यस यस, वो है, वो यू अंडरस्टैंड कि कुछ तो है गानों में, हर गानों में कोई ना कोई एक बात रहती है, हमें शायद उस वक्त समझ नहीं आती है। जिन्होंने बनाया इतने सारे लोगों के थ्रू ही बनाया है, इतने सारे लोगों के अंडर ही बनाया, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, वो हमको तभी नहीं समझ में आती है, बाद में समझ में आती है। ऐसा तो है। अच्छा आशा, अब जैसे हमारा जो शो है इसका नाम है स्केल अप स्टोरी, ठीक है, तो हम बेसिक जो मोटिव है वो ये है कि बहुत सारे बडिंग सिंगर्स भी होंगे या लोग होंगे, बच्चे होंगे जो सिंगर बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी अनकन्वेंशनल लाइन है तो पेरेंट्स मानते नहीं है, कहते कि नहीं इतनी स्टेबल नहीं है, इनकम आएगी नहीं आएगी, कैसा रहेगा नहीं पता, चूज अ सेफर लाइन, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बीबीए कर लो या कुछ कर लो। तो थोड़ा सा अगर आप हमारी ऑडियंस को एक आइडिया दे सको कि क्या क्या स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बन जाते हैं, and how good a person starts earning once they reach a certain point, and अगर आज कोई स्टार्ट करना चाहता है अपना सिंगिंग में करियर, so what is the step by step kind of a थोड़ा सा blueprint to go about it? हाँ, अभी अभी आई थिंक टेक्नोलॉजी की वजह से एक ऐसा टाइम आ गया है कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बन सकते हैं अगर आप एक म्यूजिशियन हो, नॉट जस्ट अ सिंगर, नॉट जस्ट अ लिरिसिस्ट, नॉट जस्ट अ कंपोजर, अगर आप एक म्यूजिशियन हो, लाइक यू अंडरस्टैंड म्यूजिक ऑन द होल, तो बहुत सारे आपके वो बन सकते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर मैं किसी को एडवाइस दूंगा कोई आर्टिस्ट को, स्टेप बाय स्टेप भी अगर मैं बोलूंगा, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू नीड टू learn your art, you need to learn your craft, you need to work on your skills and learn that art। आप चाहे वो YouTube से सीखो या किसी गुरु से सीखो या किसी भी टीचर से सीखो, या लोगों को सुन सुन के सीखो, जैसे भी सीखना है, बट आई थिंक फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू लर्न योर आर्ट, यू लर्न योर क्राफ्ट। क्योंकि कल को आप अपना क्राफ्ट ही किसी को जब दिखाने जाओगे, तो अगर आप आपके क्राफ्ट में वो उतना लेवल नहीं होगा या वो उतनी चीजें नहीं होगी, तो फिर वो नहीं कोई ध्यान देगा। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज टू लर्न द क्राफ्ट। स्टेप 1 है पहले सीखो, बहुत सारे लोग ऐसे आजकल वही ना, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे लोग अभी आजकल ऐसे आ जाते हैं, दे आर इन दैट सीन, दे जस्ट गेट इनटू दैट सीन। उनको एक सेटअप मिल गया है, या उन्होंने कहीं किसी दोस्त के साथ एक गाना बना दिया, दे जस्ट गेट इनटू दैट सीन। उनको कहीं गाना लिखने का एक आइडिया आ गया, उन्होंने लिख दिया, थोड़ा बहुत गा लिया, उन्होंने वो रिकॉर्ड करके प्रोसेस करके, दे गेट इनटू दैट सीन एंड दे हैव नॉट लर्नड एनीथिंग, दे जस्ट इन द सीन। सो आई थिंक माय पर्सनल एडवाइस वुड बी कि अगर इफ यू लर्न योर क्राफ्ट, whatever you want to do, if you want to get into singing, writing, composition, music production, साउंड इंजीनियरिंग, कोई भी फील्ड में आपको जाना है, तो आप उसको सीखो, अच्छे से सीखो, एक तरीके से सीखो, वो बहुत काम आता है, वो बाद में जाके बहुत ज्यादा काम आता है। उसके बाद देन सेकेंड स्टेप विल बी योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे मैं एक दो ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो नए नए अभी इधर बॉम्बे शिफ्ट हुए हैं, वो मतलब लाइक दे हैव बीन हियरिंग माय सॉन्ग्स सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो दे रिगार्ड मी इन दैट वे। सो उनको भी मैंने वही एडवाइस दिया कि दे आर नोवेयर इन सोशल मीडिया, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, दे हैव गुड वॉइस, दे आर वेरी गुड सिंगर्स, बट सोशल मीडिया में कुछ है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि वो गाना गाते हैं। So social media presence is also very important. So second would be your presence. Put yourself out there कि लोगों को पता चले. You have the access today. You have those resources. You have those platforms. You have everything. आज का मतलब एक कुछ भी रिलीज करने के लिए, अपलोड करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको फोन चाहिए, इंटरनेट और एक आपका अकाउंट चाहिए। Exactly. You don't need anything. So I think second step would be your social media presence.
उसके बाद थर्ड स्टेप इज फिर तो ऑडियंस पे है, फिर टाइम पे है, फिर आपके क्या बोलते हैं उन पे, भगवान पे है, टाइम पे है, ऑडियंस पे है, उनको आपका गाना कैसा लग रहा है, उनको आपकी क्रिएशन कैसी लग रही है, हाउ आर दे रिसीविंग इट, यू लुक, अब वो आप देखो, उसको एनालाइज करो, लोग पसंद कर रहे नहीं कर रहे, कितना कर रहे, क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ ये ज्यादा कर रहे हैं, वो मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहे, तो स्टिक टू दिस थिंग। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, दैट वुड बी द स्टेप 3। यार आई फील पता है आजकल ना, जैसे आपने बहुत सही बात बोली कि आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए, या बट अभी अगर आप देखोगे ना, जैसे पंजाबी इंडस्ट्री हो गई, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई, या फिर हरियाणवी इंडस्ट्री हो गई, तो क्रेजी वायरल हुए जा रहे हैं। जैसे जिन लोगों को जो नहीं भी, अब जैसे आई एम नॉट अ हरियाणवी, ठीक है, आई एम अ पंजाबी, पंजाबी मुझे समझ आती है, तो पंजाबी सॉन्ग्स पे तो चलो हम सब वाइब करते ही हैं, लेकिन मेरे महाराष्ट्रन दोस्त भी पंजाबी सॉन्ग्स पे वाइब कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हरियाणवी पे अब हम सब वाइब कर रहे हैं। काफी, हाँ। तो मतलब ये आई फील कि म्यूजिक भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, कि कभी कभी शायद जो तुम इमोशंस अपने अंदर के बताना चाह रहे हो ना लोगों के, वो किसी भी भाषा में कहीं ना कहीं लोगों तक तो पहुंच रहे हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। वही ना, आजकल इतना एक्सेस हो गया हर चीज का, इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है। पहले के टाइम पे हम कहाँ सुन पाते थे हाँ इतनी इजीली। एग्जैक्टली। टीवी पे जो बजा, रेडियो पे जो बजा, वही सुन लिया, हम खुद से सर्च करके नहीं सुन पाते थे। आजकल आप सर्च करके सुन सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आपने जो नहीं भी सुना हो वो आपके फीड पे आ जाता है, तो यू गेट अवेयर अबाउट इट एंड देन यू स्टार्ट लिसनिंग टू दैट थिंग और स्टार्ट वाइबिंग टू दैट थिंग। तो वही है, टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल इतना ग्लोबलाइजेशन हर चीज का हो गया, लाइक एवरीथिंग इज स्प्रेड अक्रॉस द नेशन, स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। आपका हरियाणवी हो गया, कोई भी रीजनल हो गया, पंजाबी हो गया, इवन मराठी सॉन्ग, जो गुलाबी साड़ी कितना चला है, क्रेजी वो वायरल हो गया जिनको था। नहीं भी समझ में आती है मराठी वो भी एवरीवन इज वाइबिंग। बिकॉज इट्स अ गुड सॉन्ग, इट्स अ गुड आर्ट, इट्स अ गुड पीस ऑफ आर्ट। तो लाइक यू अंडरस्टैंड उसमें, वही अगर आपको लिरिक्स नहीं भी समझ आ रही, यू अंडरस्टैंड द ग्रुप, आपको फील समझ आ रहा है, आपको उसका एक्सप्रेशन समझ आ रहा है, तो यू आर लाइकिंग दैट पार्ट। सो आई थिंक आज के टाइम पे वही है कि ऑडियंस भी बहुत वो हो गई है, काफी ऐसे ओपन हो गई है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग सॉन्ग्स। पहले के टाइम पे का इंडी का इतना, नहीं था, इंडी राइट। सीन या ओरिजिनल आर्टिस्ट अपना खुद का गाना लेके आ रहे बहुत कम था, वेरी रेयरली, लाइक बहुत ही कम ऑडियंस थी। A lot of them were very much heavily influenced by TV and by films, बाय बॉलीवुड, जो by मूवी में Bollywood. सुना है वही सॉन्ग चला जा रहा है, Exactly. चला जा रहा है, चला शुरू जा से रहा अपना इंडिया में वही रहा है कि इट्स है। बीन अ वेरी फिल्म ओरिएंटेड म्यूजिक एंड वेरी फिल्म इंडस्ट्री म्यूजिक। अब जाके आई थिंक लॉकडाउन के बाद जो शिफ्ट आया पूरा, और जो कि एवरीवन, एवरीथिंग गॉट डिजिटलाइज, एवरीथिंग केम ऑनलाइन, तो अब लोग भी बहुत ओपन हो गए हैं। और ऑल्सो जब आपका इंटरनेट फ्री हो जाता है, जब लोगों को फ्री इंटरनेट मिलने लगा, तो वो तो इंटरनेट पे तो कुछ भी सर्च करेंगे, कुछ भी सुनेंगे, उनको इतना कुछ मिल गया सुनने के लिए, इतना कैनवस बढ़ गया उनका सुनने के लिए। जब वो सुन सुन के भी उनका ना नॉलेज बढ़ता है, उनका भी टेस्ट बेटर होता है, टेस्ट डेवलप होता है। सो दैट्स व्हाई दे बिकम मोर ओपन टू इंडी सीन एंड ऑल दैट। पहले के टाइम पे उतना टेस्ट ही डेवलप नहीं था, पहले के टाइम पे उतना जितना सुना है बॉलीवुड का उतना ही पता था। राइट। अभी टेस्ट डेवलप हो गया, अभी क्योंकि बाहर का म्यूजिक, आप वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहे हैं, एफ्रो म्यूजिक सुन रहे हैं, लैटिन म्यूजिक सुन रहे हैं, कितना कितना म्यूजिक सुन रहे हैं, सो उनका वो टेस्ट डेवलप हो गया, इतना टेस्ट डेवलप हो गया था, दे आर नाउ, दे कैन एक्सेप्ट न्यू सॉन्ग्स एंड दे कैन स्टार्ट वाइबिंग टू दैट न्यू सॉन्ग, बिकॉज अंडरस्टैंड कि अच्छा इसमें ये हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, ये ऐसा म्यूजिक है, ये वैसा है, अरे इसकी राइटिंग अच्छी है, थॉट अच्छा है। तो आई थिंक उसकी वजह से कितना ये हो गया कि लाइक पीपल आर वाइबिंग टू ईच एंड एवरी सॉन्ग, दे बिकम वेरी ओपन, द ऑडियंस राइट। बिकम वेरी ओपन। ऑल्सो अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ हो जहाँ पे आपने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया था और जब वो रिलीज हुआ तो किसी और की आवाज में आया, ऐसा कोई शॉकर इंसिडेंट हुआ है? हाँ, ऐसे बहुत हुए शॉकर इंसिडेंट। सबसे पहला आई थिंक था फॉर प्रीतम दा। मैंने जब उन्होंने मुझे बुलाया, जब उनके वहां पर गाना स्टार्ट किया मैंने, तो फर्स्ट सॉन्ग वाज राधा वाला, फ्रॉम जब हैरी मेट सेजल, मैं बनी तेरी राधा, वो वाला था गाना। एंड मुझे ऑब्वियसली इसमें नहीं बताते किसके लिए गाना गा रहे हो क्या है, तो गाने के लिए बुलाया, तो वो मैंने गाया, उनको आवाज अच्छी लगी, दे वांटेड टू ट्राई फ्रेश वॉइस, देन दे कॉल्ड मी अगेन फॉर, तभी राब्ता की एल्बम भी चल रही थी, सो दे कॉल्ड मी फॉर, एंड दे कीप कॉलिंग सिंगर्स एंड दे कीप ट्राइंग आउट, दिस इज वेरी कॉमन इन द इंडस्ट्री, तो दे कीप ट्राइंग आउट वॉइसेस। तो मुझे फिर राब्ता के लिए भी बुलाया था, उसमें वो वाला गाना जो है, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया, वो गाया था, वो पूरा गाना गाया था। तब मुझे लगा था कि यार पूरा गाना गवाया है तो शायद चांसेस है, बट देन इवेंचुअली वो भी फिर अरिजीत सिंह ने गाया। एंड एक और गाना था जो मुझे वाकई में लगा था कि नहीं शायद ये आ जाएगा, दैट वाज फॉर
विशाल शेखर, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे हैड कॉल्ड मी, एंड वो वाला गाना था फकीरा फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, ना, 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 तो पूछे नहीं हाल फकीरा दा, ये वाला गाना था. But then eventually Sanam sang, and he sang very beautiful. He's a very dear friend. उनकी आवाज भी बड़ी अलग सी है. तो हाँ, ये कुछ कुछ शॉकर्स तो मिले हैं. तो ऐसे शॉकर्स तो बहुत सारे मिले हैं. काफी गाने गाए मैंने. प्रीतम दा के लिए बहुत गाने गाए हैं. बोलो फिंगर्स क्रॉस है. जब वक्त आएगा, आई एम प्रीटी श्योर गाना भी आ जाएगा. बट हाँ, ऐसे राब्ता के एल्बम के 3-4 गाने गाए थे. लंबिया जुदाइयां भी गाया था. लंबिया सी जुदाइयां, लंबिया सी जुदाइयां, वो भी गाया था. मैं तेरा बॉयफ्रेंड का एक अलग वर्जन भी गाया था, वो वर्जन ही नहीं आया. और फिर उसके बाद अभी वो अगर आप सुनाना चाहो कौन सा वाला वर्जन था जो नहीं आया? इसको तो बहुत टाइम हो गया बात को. उसी टाइम रिकॉर्ड करके वो आया ही नहीं कभी. उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं, तो आई डोंट रिमेम्बर आल्सो. इट वाज नॉट अ रीमेक, बिकॉज़ मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूं मेरी गर्लफ्रेंड इज अ रीमेक, एंड Pritam Da didn't want to do a remake in the album, so they were making a new song, a different song altogether. But then I think the label or the producer said that they want that remake, तो इसलिए वो गाना आया. कोई ऐसा स्टार स्ट्रक मोमेंट हुआ हो कि भाई ये तो आज किनसे ही मिल लिया? ऐसे बहुत हुए. हाँ, सबसे पहला हुआ था. दो मोमेंट्स हुए हैं. एक, मैं बहुत छोटा था तब एक पार्टी में गया था, तो इट वाज फिल्ड विद बॉलीवुड स्टार्स. मतलब यू नेम अ स्टार एंड ही वाज देयर इन दैट पार्टी. आई डोंट रिमेम्बर क्या पार्टी थी, किसकी पार्टी थी. किसी की तो बर्थडे पार्टी थी. एवरीवन वाज देयर, एंड उस टाइम पे कैमरे का, सेल्फी का जमाना नहीं था, ऑटोग्राफ का जमाना था. तो आई रिमेम्बर आई हैड एन ऑटोग्राफ बुक. ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग जाते रहते थे ऐसे पार्टी में. आकाशा का था ये शौक कि ऑटोग्राफ लेना है. तो आई रिमेम्बर सबके ऑटोग्राफ लिए थे मैंने. ऋतिक रोशन, संजय दत्त, क्या बोलते हैं, गोविंदा, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, आमिर खान, रानी मुखर्जी, बहुत सारे थे और भी. और इसके बाद और जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, जब बड़े होके जब मेरे को ये सार्थक हुआ, तो दिलीप कुमार जी का 89th बर्थडे पार्टी था. डैड वाज इनवाइटेड टू सिंग कवाली परफॉर्मेंस. सो वो अपने आप में एक तो बहुत बड़ा मोमेंट, स्टारस्ट्रक मोमेंट था, प्रिविलेज था कि उनके घर पे उनके वो सामने बैठे हैं, इतने बड़े देश के मेगा स्टार है, वो सामने बैठ के हमें सुन रहे हैं. एंड उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के भी मुझसे गाना, पंजाबी में बात की मुझसे, गाना भी सुना मुझसे. वो एक अलग ही मोमेंट था. एंड उसके पहले एक मोमेंट होता, मैं ऐसे, यहाँ पे स्टेज है, मैं यहाँ बैठा हूँ, चेयर्स हैं, सामने मेरे कौन बैठे हैं, यश चोपड़ा जी. सामने ही बैठे हैं मेरे. और वहां से एंटर होते हैं शाहरुख खान. शाहरुख खान आए हैं, मैं तो इधर उधर घूमे ही जा रहा हूँ, मैं देख ही रहा हूँ कौन कौन आए कौन नहीं आए. शाहरुख खान आए एंड ही स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग हियर, ही स्टैंडिंग हियर, ही इज टॉकिंग टू यश चोपड़ा इन वेरी कैजुअल फ्रेंडली वे, जैसे ये दो दोस्त नहीं जैसे बात करते हैं, वेरी कि अरे मैं थोड़ा वेट पुट ऑन, यश जी बोल रहे अरे वेट पुट ऑन कर लिया, वजन बढ़ा लिया, ये उधर पेट आ रहा है बाहर, अरे हाँ थोड़ा सा तोंद आ गया, ऐसी बातें चल रही है. शाहरुख खान को बोल रहा है कोई कि हाँ, मैं भी वजन बढ़ा लिया है. मैं भी पीछे बैठ के सुन रहा कि यार ये क्या कॉन्वर्सेशन में सुन रहा हूँ. लाइक मैं आई हैव सीन शाहरुख खान को, हम लोगों ने देखा शाहरुख खान, यश चोपड़ा जी को भी देखा, ये एकदम ही ऐसे कैजुअल बातें चल रही है. फिर मैंने उनके साथ फोटो वोटो खिंचाई. एंड उसके बाद उसी पार्टी में आफ्टर, सो पहले आमिर खान आए, फिर शाहरुख खान आए, फिर सलमान खान आए. तीनों अपने अपने एक टाइम पे आए. तो शाहरुख खान had left, then later on at the end Salman Khan came, and when Salman Khan came, वो पूरे पार्टी का ऑरा चेंज हो गया. Like I'm not gonna lie, honestly, पूरे पार्टी का एक वाइब ही चेंज होगी. सबका मतलब पूरी पार्टी बाहर चलेगी, देखने के लिए सलमान खान has arrived. That was one of the moment. And second was a very personal moment with Salman sir. I had gone to ND Studios. उनकी तभी प्रेम रतन धन पायल की शूटिंग चल रही थी, उनको मिलने गया था मैं. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज मीटिंग हिम पर्सनली एंड टॉकिंग टू हिम. तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आई मेट यू समवेयर, एंड और मुझे पता था कि वो किस रेफरेंस से बोल रहे. फिर मैंने बोला नो, यू हैव नॉट मेट मी बट यू नो माय डैड वेरी वेल, एंड आई लुक लाइक माय डैड अ लॉट. ही वाज क्या, हु इज योर फादर? मतलब अरविंदर सिंह. ओह, यू आर अरविंदर सन. Oh, where is he? How is he? It's been such a long time. So actually, my dad and Salman were very like एकदम ऐसे क्लोज फ्रेंड्स. एंड मतलब उनके घर पे सलीम सर के घर पे जाते थे, पूरी महफिल होती थी, सब होता था. ही वेरी गुड नोन एंड एवरीथिंग.
सो ही एकदम से उन्होंने मुझे देख के बोला कि आई हैव सीन यू समवेयर। तो वो एक बहुत ही अलग, बहुत ही प्यारा मोमेंट था। लाइक उन्होंने शक्ल देख के एकदम से बोल दिया, ओ यू आर अरविंदर सन। So that these moments have happened in life that I can never forget. Star moments. ये तो आपके स्टार मोमेंट्स हो गए। ऐसा कोई फैन मोमेंट हुआ हो या पहला फैन जो आपका बना हो, किसी ने फोटो मांगी हो, ऑटोग्राफ मांगा हो, ऐसा कुछ याद है? ऐसे भी है, ऐसे भी बहुत है। क्या बोलते हैं, मेरे को याद है मेरा पहला ऑटोग्राफ था, आई थिंक इन पुणे। आई वाज परफॉर्मिंग एंड बच्चे आ गए थे पीछे भाग के, एंड दे वर टेकिंग ऑटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। आई वाज एक और बार मैं आई थिंक पुणे या कहीं गया था शो करने के लिए, तो मैं जहाँ पर शो कर रहा था वहां पर कुछ 25-30 किलोमीटर ट्रैवल करके एक फैन आया था मिलने के लिए, जस्ट एक फोटो लेने के लिए। एंड शी वाज शिवरिंग, शी वाज ट्रेम्बलिंग मुझे देख के। मतलब वो बोल रही थी कि यू नो आई कांट बिलीव, मैं यू नो आपके आई एम हियर, आई एम टेकिंग अ पिक्चर विद यू, आई एम सीइंग यू, आई एम सच अ बिग फैन। ये एक मोमेंट हुआ था। एक मेरी बहुत ही एक बहुत ही स्वीट फैन है, मतलब अब तो वो काफी लाइक बहुत ही ज्यादा ही क्लोज वो भी है, लाइक फ्रेंड ही बोलूंगा मैं तो अभी। शिखा करके है उनका नाम। 3-4 घंटे आई थिंक कहीं ट्रैवल, ट्रेन से अकेले ट्रैवल करके आई थी। जैसे ही उनको पता लगा था कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पे आ रहा हूँ, तो उनके घर से 3 घंटा ट्रैवल था। सुबह सुबह ट्रेन पकड़ के आई है, शी वेटेड फॉर मी। देन व्हेन हम लोग आए हैं, मतलब वो सामने खड़ी रही है, मिली है। उसने मेरा फैन पेज चलाती थी, चलाती है अभी भी, फैन पेज चलाती है। और ऐसे बहुत सारे उसने बहुत बड़े बड़े फैन मोमेंट्स किए हैं, मतलब आई कैन नेवर थैंक हर इनफ। सो ऐसे या बहुत फैन। एक बार मैं ऐसे ही चल रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग टू सम स्टूडियो, एकदम ही रैंडमली ऐसे कुछ भी अटायर पे, कैजुअल अटायर पर, एक तो एकदम से पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने मुड़ के देखा तो दे वर वेरी ऐसे करके, ओ माय गॉड यू आर आशा सिंह राइट, ओ आई हर्ड योर सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब एंड योर कवर्स एंड ऑल, आई एम सच अ ह्यूज फैन। तो ऐसे हुए हैं मोमेंट्स। एंड मतलब अभी मैं व्हेन आई थिंक अबाउट इट, फील वेरी ब्लेस्ड, यू नो, कि ऐसे मोमेंट्स भी आए हैं लाइफ में। मजा आता है ना। आई थिंक फैंस आर हु मेक यू एक्चुअली yeah. हु यू आर। एंड एक प्यार जब तुम्हें समझ आता है कि इतना प्यार मिल रहा है, तो एक अलग ही फीलिंग हो जाती है। Of course, वो फीलिंग इज आई थिंक इररिप्लेसेबल है। ऐसा कभी हुआ है स्टेज पे चढ़े हो किसी कॉन्सर्ट के लिए एंड इतने फैंस देखे, इतनी भीड़ देखी? क्योंकि आपने मेंशन किया कभी ना कभी स्टेज फियर भी था, और ऐसा ओ नो मोमेंट हो गया हो कि अरे लिरिक्स भूल गया या सुर सही नहीं लग रहा, या कुछ ऐसा हुआ है कभी? लिरिक्स तो मैं भूलता ही रहता हूँ। लिरिक्स तो मैं अपने गानों की भूल जाता हूँ लिरिक्स तो। वो तो अभी मैंने आई थिंक आई हैव कम इन टर्म्स टू इट। अपने कुछ भी बना के, अपने ही लिरिक्स एक बना के वो ही गाता हूँ बार बार, रॉन्ग लिरिक्स ही हमेशा गाता हूँ। सो लिरिक्स तो मैं भूल जाता हूँ, बट आई थिंक दैट्स वेरी कॉमन इन अ लॉट ऑफ सिंगर्स। बट हाँ, ऐसे बहुत बार होता है कि ये गला खराब है, या यू नॉट वेल, यू सिक, एंड यू नो आपने यू टेकन मेडिकेशन, एंड अभी आपको स्टेज पे चढ़ना है, बट द मोमेंट यू स्टेप ऑन स्टेज सब भूल जाते हो आप। यू जस्ट, वो जो ऑडियंस की एनर्जी है वो ही आपको ठीक कर देती है। यू फॉरगेट एवरीथिंग फॉर दैट 2 or 3 hours एंड यू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर लाइफ, शायद इवन बेटर देन व्हेन यू वर लाइक नो परफेक्टली फाइन। आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हो। आई थिंक वो ऑडियंस का ही प्यार होता है, ऑडियंस की एनर्जी होती है उस वक्त, उस स्टेज का पूरा वो एनर्जी रहती है जो आपको ठीक कर देती है। सो या फिर ये सब चीजें मैटर ही करती है। So if you had to choose one thing, either recording in a studio or being on the stage at a concert, what would you choose? 3 years ago, my answer would have been playback singing. I would have chosen playback singing, recording in the studio, because I enjoy recording in the studio. But आज अगर आप मुझे पूछोगे तो I think it's equally 50-50% both. You can't compare both the things. Recording in the studio has its own joy, but singing on stage for an audience and like for people who've come to hear you is a completely different feeling. You feel like you're, you know, on top of something. You feel that you're on cloud 9, and you have this power, or you have this high, unique high है, एक नशा सा ही होता है वो स्टेज पे जब आप परफॉर्म करो। सो आई थिंक बोथ ऑफ देम इक्वली आई विल गिव दैट थिंग इन प्लेबैक स्टूडियो रिकॉर्डिंग एंड स्टेज शोज। आई थिंक आई कैन नेवर चूज बिटवीन दोस टू। अच्छा, अगर मॉनेटरी बेसिस पे बात करें तो व्हाट मेक्स अ सिंगर मोर मनी, प्लेबैक सिंगिंग या फिर तुम्हारे शोज? एनी टाइम शोज। हम लोग इस इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग के बहुत कम पैसे मिलते हैं वो, एंड दिस इज आल्सो वेरी कॉमन इन द इंडस्ट्री। आप किसी भी उसके लिए गाना गाने जाते हो, अगर वो बहुत ही बड़े कंपोजर है तो ऑब्वियसली दे गिविंग यू दैट चांस, दैट प्लेटफॉर्म एंड दैट एक्सपोजर, सो देयर इज तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन इट। वैसे आप अगर किसी के लिए गाते हो, यू नो, किसी न्यू लेबल के लिए गा रहे हो, तो यू गेट योर फीस, बट
it not compared anything to the shows thing. Shows is like the ultimate income source for singers. और जैसे अभी आज आपने गाना रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, एंड दैट गोज वायरल, यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो रहा है, स्पॉटिफाई पे भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, तो क्या कुछ रॉयल्टीज आती हैं और डू यू गेट अ कट आउट ऑफ दैट सॉन्ग्स? यस, रॉयल्टीज भी आती है, बट अभी इंडिया में इतना रॉयल्टी का भी सिस्टम ना इतना क्लियर नहीं है, या इतना वो आर्टिस्ट सेंट्रिक नहीं है. तो a lot of it, the royalty is being consumed by the distributor also. बट फिर भी आपको आती है एज अ सिंगर, आपको बहुत कम आती है. एज अ कंपोजर लिरिसिस्ट सबसे ज्यादा आती है, और लेबल्स को सबसे ज्यादा जाती है. तो एज अ सिंगर आते 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 आपको उतनी नहीं आती है. इससे सिंगर्स के लिए शोज इज बेस्ट. पर रॉयल्टीज आती है, ऐसा नहीं है. रेवेन्यू रॉयल्टी वो सब आता है यूट्यूब से या स्पॉटिफाई से. आई थिंक अब हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, अच्छी साइड डिस्कस कर ली म्यूजिक इंडस्ट्री की, बट आई एम प्रीटी श्योर कहीं ना कहीं एक डार्क साइड भी रहेगी, एक डार्क रियलिटी भी रहेगी. तो आपके हिसाब से थोड़ा सा हमें उस वर्ल्ड का भी स्नीक पीक दे दो कि क्या गलत हो जाता है म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ, और कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में एक आर्टिस्ट का पढ़े लिखा होना अच्छा टू ऑपरेट इन द इंडस्ट्री. So I feel basic education like school and college degree ये तो obviously ज़रूरी है किसी के लिए भी, हमेशा के लिए. उसके बाद अगर हम म्यूजिक में आ रहे हो तो एक म्यूजिक की स्पेशलाइज्ड एजुकेशन भी आई थिंक ज़रूरी है. आप जो भी कर रहे हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जो भी करना चाह रहे हो उसका क्राफ्ट लर्न करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आपको अगर पता ही नहीं आप क्या, व्हाट आर यू साइनिंग अप फॉर, doesn't make sense. So I think that education is also important. ये जरूरी नहीं कि आप बहुत ही डीपली जा रहे हो उसमें, बर्कली जा रहे हो, बड़े बड़े स्कूल जा रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है. बट हाँ, बेसिक एजुकेशन एक स्पेशलाइज कि मेरे को मेरा सा से सा क्या है, सुर क्या है, या मेरा इसको कॉर्ड को क्या बोलते हैं, एक बेसिक चीज आनी चाहिए. आई थिंक दैट हेल्प्स यू अ लॉन्ग वे. तो या वो एंड कमिंग टू द डार्क साइड ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री, डार्क साइड ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री आई थिंक ये बहुत इट्स वेरी मच आउट इन दी ओपन होने की, मतलब इट्स अ वेरी नंबर गेम नाउ. कि इफ द आर्टिस्ट इज गेटिंग यू नो numbers and getting that return on investment and that getting that business for labels, even if he's not a good artist or not a great artist and average artist, you know, the क्या बोलते हैं, एक दो गाने चल गए हैं, नंबर्स आ गए हैं, तो फिर the labels are bound to work with them both just because they're getting the numbers. तो उसकी वजह से बेचारे जितने भी वो हार्ड वर्किंग या जिनका है कैलिबर, या जो कुछ अलग कुछ ऐसा क्रिएट भी कर सकते हैं, जो मेहनत भी कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बट यू नो नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनको उस तरीके से काम नहीं मिल पाता है. आई थिंक दिस इज एक है छोटा सा लूप होल इस इंडस्ट्री में. तो हमने नंबर्स वाली गेम है. पंजाबी इंडस्ट्री में इतना देखा है कि लोग एलिगेशंस लगा रहे होते हैं कि हमें क्रेडिट्स नहीं मिले, हमसे गाना लिखवा लिया था, उसके बाद हमें क्रेडिट नहीं दिए, या फिर हमारा नाम काट दिया, ऐसा कुछ. ऐसा बॉलीवुड में भी होता है सर? क्रेडिट सिस्टम आई थिंक ये भी डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल डील पे डिपेंड करता है. क्रेडिट तो मिलता है, बहुत जरूरी है आजकल, तो बहुत जरूरी है कि क्रेडिट मिलना. लेकिन कभी कभी लोगों की आपस की डील में भी डिपेंड करता है कि वो बोलता है कि मुझे आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो तो मुझे आप मॉनिटरीली इतना दे दो. यू नो, ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू पुट माय क्रेडिट, गिव मी द मोर मनी देन व्हाट आई शुड गेट. एंड आई थिंक पंजाबी इंडस्ट्री में तो ये लिरिक्स का सीन तो बहुत टाइम से चल रहा है कि क्रेडिट वेडिट नहीं मिलता था. इसलिए ये एक नॉर्म है पंजाबी इंडस्ट्री में कि राइटर्स अपना खुद का नाम डालते हैं गाने में. आप सुनो, कोई भी गाना सुनो उठा के, उसमें राइटर का नाम आता है गाने में, तो पता लग जाता है कि इसने लिखा है. दैट्स द वे दे स्टार्टेड गिविंग क्रेडिट टू द अपने आप को इन देयर सॉन्ग, क्योंकि उनको पता है कि गाना बाद में नहीं पता लगेगा किसने गाया किसने नहीं गाया है. जितने भी पुराने फोक सॉन्ग्स हैं, नहीं पता किसने गाया है किसने बनाया है, वो तो ऐसे ही चल रहा है, लोग अपना अपना रेंडिशन बना रहे हैं. इसलिए लोग अपना ही नाम उसमें डाल देते हैं. ये हिंदी इंडस्ट्री में नहीं होता ऐसा. हिंदी इंडस्ट्री काफी यूनिफॉर्म्ड एक इंडस्ट्री काफी टाइम से चल रही है, तो यहाँ पर तो लोग को क्रेडिट मिल जाता है, बट वहां पर ऐसा होता था, इसलिए वो अपना नाम गाने में लिख देते थे. कोई पंजाबी सिंगर ने अप्रोच किया है किसी सॉन्ग के लिए? कोई ऑफर्स वगैरह आए हैं इंडस्ट्री से? पंजाबी सिंगर्स ने ऐसे, मतलब पंजाबी गानों के लिए तो काफी हुआ है, वैसे काफी बात हुई है. और मेरे को ज्यादातर बुलाते भी है, तो पंजाबी जब कोई लिरिक्स पंजाबी हो या डायलेक्ट पंजाबी हो ना, तो ऐसे मुझे उसके लिए काफी आते हैं, मतलब उसके लिए बुलाते हैं मुझे जब पंजाबी थोड़ा ज्यादा है उसमें, या पंजाबी चाहिए, या वर्ड्स ऐसे हैं, या स्टाइल वैसा है, तो मुझे उसके लिए बुलाते हैं. ऐसे पंजाबी सिंगर्स का तो अभी तक आया नहीं है, बट आई वुड विश to have like good collaborations with Punjabi artists. Obviously काफी global चल रहे हैं अभी, तो वो उसमें वो हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा. Now it's time for the most interesting segment of our show, that is the rapid fire.
आशा इसमें क्विक रहना है, इम्प्रॉम्प्टो रहना है और जो मन में आए वो बोल देना है. ओके ठीक है. लेट्स स्टार्ट. कॉफी या चाय? कॉफी. करण औजला या दिलजीत दोसांझ? दिलजीत दोसांझ. स्टेज या स्टूडियो? स्टूडियो. बाथरूम सॉन्ग, शावर सॉन्ग? बाथरूम. ए सरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं. लवली. मुंबई लोकल या उबर? उबर. बॉलीवुड या इंडिपेंडेंट म्यूजिक? बॉलीवुड. ऑक्यूपेशन फॉर यू इफ इट वाजंट फॉर सिंगिंग? Some CEO of some company, big company. सीधा सीईओ. I think a very big company, some very big CEO. Yeah. Okay. So the last question, अरिजीत सिंह या किशोर कुमार, the better one? ये रैपिड फायर में बोलना है. सी मैं आज के इस एरा में, आई एम बोर्न इन दिस एरा, अरिजीत सिंह के एरा में बोर्न हुआ हूँ. बट अगर आप अरिजीत सिंह जी को भी पूछोगे तो उनका आंसर भी सेम होगा कि किशोर कुमार हैज ऑलवेज बीन the goat of our industry. So I think obviously I have to go with Kishore Kumar. So I feel कि I am an अरिजीत fan, all right. And किशोर who कुमार जी isn't, के yeah. सॉन्ग्स ऐसे हैं कि मतलब जो मर्जी जनरेशन हो, मेरे को लगता है किशोर कुमार जी के सॉन्ग्स को एंजॉय करते ही हैं. सो अगर ऐसा कुछ आप मेडले टाइप बना दो दोनों का कि मतलब हमारा जो जेन जी है, जो ऑडियंस आज देख रही है, हाँ. उनको दोनों का दे गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स. Of course उनके ऐसे बहुत गाने हैं जो अभी ऑन टॉप ऑफ द मेरे को ऐसे 2 गाने आ रहे हैं, क्योंकि अरिजीत ने भी एक ऐसा गाना गाया था जो काफी रेट्रो स्टाइल में था. तो उनके साथ किशोर दा के गाने बहुत जाते हैं. तो ऑन टॉप ऑफ द माइंड जो मुझे आ रहे हैं ये 2 गाने बहुत अच्छे से जाते हैं एक साथ. हाथों की लकीरों को घुमा दिया, मिलना नहीं था मिलवा दिया, ले आया दोनों को करीब, अजीबो गरीब तरकीब लगाए नसीब, अजीबो गरीब. जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए. अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता, अजीबो गरीब तरकीब लगाए नसीब, अजीबो गरीब. वाओ, थैंक यू सो मच. इतना बढ़िया गाते हो कि लालच ना बढ़ता जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि एक सॉन्ग और एक सॉन्ग और एक सॉन्ग और. बट जाने से पहले एक चीज, कोई ऐसा लेटेस्ट रिलीज आपका या फिर जो अभी आने वाला हो, अगर उसकी 2 लाइंस शेयर कर दो. yes. अपना स्पॉटिफाई भी अपडेट करना है ना, उसके बाद भी तो नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना है. ऑफ कोर्स मेरा सबसे लेटेस्ट रिलीज एक आया, इट्स अगेन फॉर अ सीरीज. मैं उसको भी थोड़ा सा गा के आपको सुनाऊंगा. द सीरीज नेम इज साइको सैया, एंड गाने का टाइटल ट्रैक है, गाने का नाम है सैया साइको. तो इट्स स्ट्रीमिंग ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, स्पॉटिफाई, एंड द सीरीज इज ऑन Amazon Music Player. It's a wonderful series. Do watch the series and also hear the song. Song goes like, so गाने का नाम है सैया साइको, एंड बहुत ही फन सॉन्ग है. इट गोज लाइक, कातिलाना है दिल से दिल को लगाना, बर्बादियों का आजकल है जमाना, फिर भी ये दिल तुमको मगर करता है प्यार सैया काहे को, दिल है हुआ सैया साइको, सैया साइको, सैया साइको, सैया दिल है हुआ सैया साइको, सैया साइको, सैया साइको, सैया. अगला सॉन्ग ये वायरल जा रहा है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. आई होप सो. नहीं है, काफी ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड भी कर रहा है. Okay. बहुत इसकी रील्स भी बन गए, बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया इसको गाने को. I'm just hoping इसकी और रील्स बनते Yes, जाएं yes. और आप और बढ़िया सॉन्ग्स लाते जाओ, ताकि Thank हम you. सबको अपने आर सॉन्ग्स मिलते जाए हमारे पार्टनर्स के साथ. बिल्कुल, थैंक यू. एंड प्रोबब्ली सम मोर 3 AM सॉन्ग्स. 4 AM 5 AM 2 PM सब गाने. 3 के बाद में सो जाता हूं, बट हाँ, जो लोग जागे हैं उनके लिए 4 AM 5 AM सॉन्ग. थैंक यू सो मच आशा, टाइम निकाल के आप आज आए हमारे एपिसोड पे.
और मेरे को तो बहुत ही मजा आया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा ये देखने में। इतना म्यूजिकल पॉडकास्ट था कि टाइम कब चला गया ना पता ही नहीं चला। ऐसा लगा लाइव सिंगिंग के कॉन्सर्ट में बैठा हूँ, आई एम टॉकिंग और हर सारे जवाब ऐसे इतने बढ़िया बढ़िया गानों में आ रहे। सो आई जस्ट होप एंड आई प्रे फॉर यू कि आप और बढ़िया बढ़िया गाने निकालते रहो और वो भगवान की दया से और वायरल होते जाएं और आप प्रमोशन के लिए कभी ना कभी हमारे पास आते रहो। थैंक यू। यू ऑल्सो स्टे ट्यून्ड टू स्केल अप स्टोरी। यहाँ हम आपके लिए नए से नए ब्रांड फाउंडर्स, म्यूजिशियंस और जो लोगों ने एक पर्सनल ब्रांड बना लिया है उन लोगों को लाते रहेंगे और उनकी पर्सनल लाइफ स्टोरीज जानते रहेंगे। थैंक यू।